पैरेंटल न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हाइपर एलिमेंटेशन। मतलब क्या है? आर्टिफिशियली हम सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स टू पेशेंट थ्रू वेन। आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली सप्लाइंग nutrients to patient through vein। आर्टिफिशियली हम सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स थ्रू वेन। ये जो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं इस पैरेंटल न्यूट्रिशन में? न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मतलब ये पैरेंटल न्यूट्रिशन आपने देखा होगा, ऐसा बैग होता है बड़ा। अब ये जो बैग, इसमें क्या क्या होता है? फर्स्ट वन, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? डेक्सट्रोज, ये हाई कंसंट्रेशन में होता है, वेरी हाई कंसंट्रेशन। सेकंड, फैट होता है। फैट जो होता है इसमें, ये इमल्सिफाइड होता है। इमल्सिफाइड मतलब जब हम फैट खाते हैं नॉर्मली, तो गॉल ब्लैडर में जो बाइल पिगमेंट्स, बाइल साल्ट में बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन जो होता है, तो वो फैट को इमल्सिफाई करते हैं। तो सिंपली जो फैट होता है, जो आर्टिफिशियली फैट होता है, ये इस बैग में इमल्सिफाइड होता है। थर्ड, प्रोटीन्स होते हैं इसमें in the form of amino acids। Fourth one, vitamins, minerals। Fifth one, electrolytes and water। ये चीजें इसमें इंक्लूड होता है जो हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। अब ये जो पैरेंटल न्यूट्रिशन है, ये हम डिवाइड करते हैं दो चीजों में, डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन या पेशेंट को क्या नीड है। कंसंट्रेशन पे हम ये करते हैं। एक तो है पार्शियल पैरेंटल न्यूट्रिशन, दूसरा है टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, जिसको आप टीपीएन बोलते हो। ये सिंपली कंसंट्रेशन पे इसको हम डिवाइड कर अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। पेशेंट को कितना ग्लूकोज जरूरत है, इलेक्ट्रोलाइट्स कितने जरूरत है, अकॉर्डिंग टू हम यही इस्तेमाल में लेंगे, या पैरेंटल न्यूट्रिशन या टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। अब जो आता है इंडिकेशन, कब हम इस्तेमाल में लेंगे पैरेंटल न्यूट्रिशन को? फर्स्ट जो आता है, patients who are not able to take orals, जो मुंह से नहीं ले पा रहा होगा। सेकंड, सीवियर बर्न्स में लेते हैं। थर्ड पार्ट, कैंसर पेशेंट्स में हम इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ, जो पेशेंट कीमो ले रहा होगा, कीमोथेरेपी पे जो पेशेंट होता है। ऐसी बहुत सारी चीज। पांचवा हम लेंगे, मतलब जिसका डिसफंक्शनल इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन में कोई भी सर्जरी हुई होगी, तो इन कंडीशंस में हम
TPN का इस्तेमाल में लेते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, मेनली ये प्रेस्क्राइब करता है पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट या फार्मासिस्ट, वही ये प्रेस्क्राइब करते हैं कि पेशेंट्स को मतलब कितना ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है जो इसमें है, हम कौन सा इस्तेमाल में लेंगे। तो अब हमारा काम क्या है, हम कैसे इसको लेंगे। देखो ये हम पहले वेन, फर्स्ट वी हैव टू चेक वेन, कौन सी वेन आप सिलेक्ट करोगे। मेनली जो पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है, इसको हम मिड लाइन वेन, इसको बोलते हैं मिड लाइन वेन, मतलब ये बड़ी होती है। ये जो ये वाली वेन आती है सब क्लेवन से, सेफेलिक, ब्रैकियल, सेफेलिक वेन, ब्रैकियल वेन, और किसी पेशेंट को पिक लाइन भी होती है। पिक लाइन का मतलब क्या, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। ये क्या होता है, हम ब्रैकियल वेन से यहां पर हम डालते हैं, सीधा जाता है ये, इसका जो टिप होता है वो आर्टरम के पास होता है। और कभी कभी पेशेंट, उसको आपने देखा होगा सेंट्रल कैथेटर लगाया होगा, मतलब सब क्लेविन वेन में जब डालते हैं, मतलब सेंट्रल ये कैथेटर सब क्लेविन वेन। और जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन TPN, वो हम मोस्टली सब क्लेविन वेन के थ्रू देते हैं। मतलब क्यों हम इन वेनों में देते हैं, ये जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है, आपको पता है, अगर हम जो हाइपर ऑस्मोलर, ये जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है, ये हाइपर टॉनिक हाइपर ऑस्मोलर सोल्यूशन है। जो भी ये हाइपरटोनिक या हाइपर ऑस्मोलर सोल्यूशन, अगर हम ये छोटी वेन्स में देंगे, छोटी वेन्स में, तो स्क्लेरोसिस, सेकंड फिलिवाइटिस, ये दो चीज होने का खतरा होता है, स्क्लेरोसिस और फिलिवाइटिस, क्योंकि ये हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है हाइपरटोनिक हाइपर ऑस्मोलर सोल्यूशन। तो इससे स्क्लेरोसिस और फिलिवाइटिस होने का खतरा है, तो इसीलिए हम बड़ी वेन्स प्रेफर करते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने लाइन पिक की, चलो सेंटर लाइन आपने पिक की। अब सेंटर लाइन पे आप क्या देखोगे, सेंटर लाइन जो है, सेंटर लाइन या पिक लाइन है, पिक लाइन जो भी है, सेंटर लाइन, पहले फिलिवाइटिस कैसे देखोगे, पेशेंट को फिलिवाइटिस है, देखो पहले होगा रेडनेस। अगर आपने देखा होगा, जब मतलब बहुत टाइम हो गया होगा पेशेंट को, फिर हम जब उसको वो टैगाडर्म उठाते हैं जो उसको फिक्स करता है सेंट्रल, तो वहां पर रेडनेस होती है, फीवर होता है पेशेंट को, फीवर चढ़ता है, और इंक्रीज WBC काउंट, और जो इंसर्शन साइट होती है, चाहे पिक लाइन या सेंटर लाइन, वहां पर वो वार्म होता है। ये साइनस होते हैं फिलिवाइटिस के। सेम अगर इनफिल्ट्रेशन होगी, मतलब इनफिल्ट्रेशन
मतलब हमने कैथर एंजियोग्राफ लगाया लेकिन वो आउट है। अब आपको कैसे पता ये फिलिबाइटिस है या इनफिल्ट्रेशन है? तो सिंपली जब आप टच करोगे, अगर इनफिल्ट्रेशन है मतलब फ्लूइड आउट जा रहा होगा, तो वहां पर आपको कोल्ड सिकन महसूस करोगे। और सेकंड वन स्वेलिंग, इसमें भी स्वेलिंग है। ये डिफरेंस है। मतलब यहां पर वार्म फेलिबाइटिस में आपको वार्म स्किन मिलेगा, इनफिल्ट्रेशन में आपको कोल्ड स्किन मिलेगा। ये डिफरेंस है। अब आपने लाइन मतलब सिलेक्ट की किस वेन से देना है, तो जब हमने इस्तेमाल ये मतलब क्या रेट हम रखेंगे, फर्स्ट हम करेंगे 1 ml पर मिनट, 1 ml पर मिनट। क्यों? इसमें आपको पहले देखना है कि किसी को मत एलर्जी है, इससे भी एलर्जी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे मतलब पेशेंट्स मैंने देखो जिनको एग एलर्जी है, एग एलर्जी, एग एलर्जी। जिसको एग एलर्जी है उसको हम टीपीएन नहीं देते हैं, क्योंकि ये इसमें जो फैट है, जो फैट पेरेंटल न्यूट्रिशन में है, जो है वो एग योग से लिया गया है। इसीलिए हम पहला 1 ml पर मिनट हम पहले देखेंगे कि रिएक्शन मत हो जाएगी इसको, फिर हम स्लोली इंक्रीज करते हैं इसकी रेट। मेन पॉइंट, किस पेशेंट को हम नहीं देंगे जिसको एग एलर्जी की हिस्ट्री होगी। सेकंड पॉइंट, अब कितने देर में दे सकते हो ये, मतलब हमने बैग लाया दुकान से, ये जो बैग है ये रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर हमने बैग लाया विद इन आवर, इसको स्टार्ट करना है पेशेंट को। कब तक देंगे इसको? हम 24 आवर्स तक दे सकते हैं, 24 आवर्स। ब्लड की तरह नहीं, ब्लड को हमें 2 to 4 आवर्स में खत्म करना है, लेकिन टीपीएन हम 24 आवर्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मेन जो होता है, क्या होता है इससे देखो, जो एग्जाम में आता है वो है, अगर पेशेंट को टीपीएन है, टीपीएन चल रहा है, अगर आपने एक ही मतलब पेशेंट बोलेगा ये स्टॉप करो, मुझे नहीं चाहिए ये, तो आपको स्टॉप नहीं करना है। मतलब आप अब्रप्ट स्टॉप नहीं कर सकते उसको। क्योंकि पहला जो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा है। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों? इसमें तो बहुत सारा, मतलब आप बोलोगे इसमें तो डेक्सट्रोज बहुत सारा, हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा? जब आप स्टॉप करोगे टीपीएन तो क्या होगा, जो हमारा पेनक्रियाज है, जो बीटा सेल्स जो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, ये कंटिन्यू, ये आपने ये स्टॉप किया टीपीएन, तो इंसुलिन जो बीटा सेल्स ये इसी टाइम स्टॉप नहीं करेंगी इंसुलिन सिक्रेट करना, ये छोड़ती रहेगी। जब इंसुलिन ज्यादा होगा तो ग्लूकोज लेवल कम होगा, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया। इसके रिलेटेड और एक पॉइंट ये है, मान लो अब पेशेंट को टीपीएन खत्म होने वाला, मतलब पेशेंट को अब बस 2 घंटे लगेंगे उसको खत्म होने में। आप क्या करोगे? आप करोगे जो रेट है वो आप स्लो करोगे। क्यों स्लो करोगे? फॉर स्लो रेट फॉर
1 to 2 आवर टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, जो मैंने आपको बोला। थर्ड पॉइंट आता है, आप पेशेंट्स को 5-6 दिन कंटिन्यू करना है टीपीएन पे ही रखना है इसको। आप क्या कर, वन टाइम पेशेंट एक ही बैग ले आएगा क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर में होता है। आप क्या, आप मतलब ये खत्म हो गया, मतलब बैग जो हमारे पास है ये खत्म हो गया। अब जो पेशेंट का अटेंडेंट है वो गया लाने, आप इस टाइम में क्या करोगे? आप ये रहने दोगे, चलो जब पेशेंट अटेंडेंट लाएगा तब स्टार्ट करेंगे ये टीपीएन, या कुछ और करोगे? आपको पता है कि अगर हमने ये अब्रप्ट स्टॉप हो गए तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा है। तो आप क्या करोगे इस टाइम, जब तक ये नया लाएगा आप D10 इस्तेमाल में लोगे, इन्फ्यूजन D10 आप स्टार्ट करोगे, डेक्स्ट्रोस 10%, तब तक आप डेक्स्ट्रोस 10% इस्तेमाल करोगे जब तक आपको नया टीपीएन चढ़ाना है। अब हम इसके थोड़ा पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में आएगा। देखो, ज्यूरिंग इन्फ्यूजन, ये टीपीएन या पैरेंटल ये चाह रहा है, तो इसमें पहला क्या खतरा है? हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ये आप कैसे चेक करोगे? हाइपरग्लाइसीमिया एवरी, ये पॉइंट लिख के रखना, एवरी 4 आवर्स आपको ब्लड शुगर टेस्ट करना है। ब्लड शुगर टेस्ट ये चेक करना है एवरी 4 आवर्स। अगर आपने मतलब 12 बजे स्टार्ट किया तो आपको 4 बजे ब्लड शुगर करना है, फिर 4 घंटे के बाद फिर वही 24 घंटे, जब तक ये खत्म होगा। अगर शुगर लेवल ग्रेटर देन 200 मिलीमोल, आप क्या करोगे? डॉक्टर को आप नोटिफाई करोगे, मेनली वो क्या करेगा? इंसुलिन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बात मतलब इसमें क्वेश्चन आता है, ब्लड शुगर ज्यूरिंग टीपीएन हम ब्लड शुगर कितने घंटों के बाद चेक करेंगे? वो है आफ्टर 4 आवर्स, 4 आवर इंटरवल रहना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस, देखो कॉम्प्लिकेशन में भी यही आएगा। कॉम्प्लिकेशंस पहला हमने पढ़ा हाइपर ग्लाइसीमिया, ये मैंने आपको बोला। सेकंड, ईयर एम्बोलिज्म। ईयर एम्बोलिज्म आपको पता है, मतलब ईयर होगा या ट्यूबिंग में, जो भी ट्यूबिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हमने सीधे से फ्लश नहीं किया है या हमने ईयर नहीं निकाला है, तो ईयर एम्बोलिज्म होने का खतरा। अब हमको कैसे पता चलेगा पेशेंट को ईयर एम्बोलिज्म होगा? देखो क्या होगा, इसके जो साइन सिम्टम है, चेस्ट पेन, टैकिकार्डिया, पहला जो है पहले रेस्टलेसनेस, साइनोसिस, डायफोरोसिस। ये साइन अगर आपने देखे तो पेशेंट को ईयर एम्बोलिज्म। तो एज ए नर्स आप क्या करोगे? आपको सिंपली करना क्या है, ईयर एम्बोलिज्म में स्टॉप करना है इस टीपीएन को, कोई भी हो, मतलब अगर आप नॉर्मल सलाइन जो भी फ्लूइड चल, आपको क्या करना है उस टाइम? आपको ये फ्लूइड स्टॉप करना है। पेशेंट को क्या करना है, उसको हम साइड लाइंग पोजीशन देंगे विथ हेड डाउन, विथ
हेड डाउन, मतलब हेड डाउन का मतलब साइड लाइंग पोजिशन, ट्रेंडलनबर्ग पोजिशन। मतलब अगर ये पेशेंट है इसकी टांगे ऊपर करनी है, हेड थोड़ा नीचे, ये साइड लाइंग पोजिशन। इससे क्या होगा, जो ईयर है वो ट्रैप होगा आर्टरी में, हार्ट में, इसको ट्रैप करना है। तो मेनली क्या ईयर एम्बोलिज्म में कौन सी पोजीशन देंगे, साइड लाइंग पोजीशन विद हेड डाउन करना है, साइड लाइंग पोजीशन विद ट्रेंडलनबर्ग, यही करना है, साइड लाइंग करना है पेशेंट को, फिर ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देनी है। निमोथोरैक्स, निमोथोरैक्स मेनली ये निमो मीन्स निमो एयर, निमोथोरैक्स मतलब इससे नहीं होता, मेनली ये होता है, एक तो ये ट्रामा में होता। अब इससे कैसे होगा, जो हम सेंट्रल कैथेटर डालते हैं सब क्लेवन आर्टरी में, सब क्लेवन वेन में, सेंट्रल कैथेटर, उसके टिप से अगर ये मतलब डिसलॉज होगा, अपनी पोजीशन से अलग हट गया, तो ये प्लूरल स्पेस जो है उसी में जा सकता है, तो ईयर जाने का खतरा रहता है प्लूरल स्पेस में, उसी को हम बोलते हैं निमोथोरैक्स। अब निमोथोरैक्स के लिए क्या करते हैं, मेनली हम उसको हम पोजीशन देंगे अपराइट, और अगर ज्यादा होगा तो हम इसमें क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब हम डालते हैं इसको। निमो एयर, सेकंड वर्ड हीमोथोरैक्स। अब हीमोथोरैक्स और निमोथोरैक्स देखो, हीमो ब्लड, निमोथोरैक्स होगा एयर। अब चेस्ट दो अगर मतलब पेशेंट है एक्सीडेंट वाला, उसको निमोथोरैक्स भी हीमोथोरैक्स भी है। अब आप क्वेश्चन आता है चेस्ट ट्यूब कहां पर हम इंसर्ट करेंगे। देखो अगर निमोथोरैक्स है, इसको हम 2 to 3rd इंटरकोस्टल स्पेस, थोरैक्स में 2 to 3rd में डालते, 2 to 3rd स्पेस में डालते। और जो हीमोथोरैक्स है उसको 7 या 6 to 9 या 6 to 8। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि देखो ये जो ईयर है ये एक्चुअली ऊपर रहता है, जो ब्लड है वो ग्रेविटी के नीचे रहता है, बेस के साथ जुड़ा होता है। थोरैक्स के लिए हम चेस्ट ट्यूब ऊपर 2 और 3rd जो इंटर स्पेस है उसके लिए हम करते हैं ये फॉर निमोथोरैक्स, इंटरकोस्टल स्पेस। 4th जो है फ्लूइड ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड वो कैसे पता आपको चलेगा इसको फ्लूइड ओवरलोड है, देखो रेस्टलेसनेस एक है, लंग क्रैकलेस है, जो आपको मैंने ब्लड में बोला है लंग क्रैकलेस, मतलब आप अस्कल्टेट करोगे स्ट्रेस होते हैं वो आपको क्रैकलेस साउंड। तो इसमें क्या करना है, पेशेंट को अपराइट पोजीशन देनी है और फ्लूइड जो है उसका रेट जो है वो कम करनी है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट पैरेंटल न्यूट्रिशन। हमने ये पढ़ा है बस, खासकर जो आपको पॉइंट याद रखने हैं इसमें, पॉइंट जो याद रखने हैं इसमें, एक पॉइंट जो है इसमें रिफीडिंग सिंड्रोम। रिफीडिंग सिंड्रोम क्या होता है, ये किन में होता है, ये होता है जो सीवियरली माल नर्स्ड, जो सीवियरली माल नर्स्ड पेशेंट्स होते हैं, अगर हमने उनको पैरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट किया तो उनको रिफीडिंग सिंड्रोम होने का खतरा है। मतलब रिफीडिंग सिंड्रोम का मतलब अब्रप्ट डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी इलेक्ट्रो पोटेशियम जो भी हमने दिया उसको अब्रप्ट डिक्रीज होगा, क्योंकि ये मतलब एडाप्टेशन के लिए होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन है एक किस्म की। जो सीवियरली माल न्यूट्रिशन को हम अगर हमने
पेरेंट मगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन दिया तो रिफरीडिंग सिंड्रोम होने का खतरा है। मतलब क्या है रिफरीडिंग सिंड्रोम का? जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट है ये अब्रप्ट डिक्रीज होंगे। अब कोई पेशेंट कंटिन्यूअसली टीपीएन पे होता है, उसके लिए आप क्या करोगे? देखो पहला हम उसके लेंगे आप ब्लड शुगर एवरी 4 आवर। सेकंड आप केएफटी लोगे, किडनी फंक्शन टेस्ट। क्यों किडनी फंक्शन टेस्ट? क्योंकि इसमें प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन जो होते हैं टीपीएन में, क्योंकि प्रोटीन्स किडनी को इफेक्ट करते हैं। अगर एक्सेस से ज्यादा होगा तो क्रेटिनिन, इंक्रीज इन क्रेटिनिन, क्रेटिनिन रेज होगा, या BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। थर्ड LFT करोगे। LFT क्यों करोगे? क्योंकि इसमें फैट है, इमल्सिफाइड फैट। क्या मतलब इसकी इमल्सिफिकेशन पूरी हुई, मतलब फैट जो है, मतलब लिवर इस फैट को यूटिलाइज करता है। ये जो टेस्ट है ब्लड शुगर KFT, ये जरूरी करने होते हैं जो भी पेशेंट पेरेंटल न्यूट्रिशन पे होता है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट पेरेंटल न्यूट्रिशन। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे। कोई भी